आप देख रहे हैं मऊ तक और मैं इस समय मौजूद हूँ घोसी विकासखंड के जामडी ग्राम सभा में और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय राम प्रवेश यादव जी जो एक समाज सेवी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। इस समय कोरोना काल चल रहा है तो विकास अगर देखा जाए कोरोना काल की वजह से गांव पे विकास पे क्या असर पड़ा है, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके गांव का हाल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो कि हमारे गांव में आपने आने का कष्ट किया। कोरोना से बहुत ज़्यादा प्रभाव लोगों को बहुत काम धाम को लेकर बहुत मतलब प्रभाव पड़ा है। कोरोना से लोग बहुत आहत हैं और रोज़गारों का तो समझिए कि एकदम रोज़गार ही छीन लिया गया और तमाम लोग मतलब बेरोज़गार हो चुके हैं। गांव में आकर के भी लोग बहुत काम नहीं मिला और लोग इससे बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं। काफ़ी तंगी का हालत से जूझना पड़ रहा है लोगों को। लेकिन आप देखे होंगे, आप समाज सेवी हैं तो काफ़ी एक्टिव रहते हैं। आप चैनल के माध्यम से सुने होंगे कि कई ऐसे नेता हैं जो बड़े बड़े पार्टियों के बड़े लीडर हैं। उनका स्टेटमेंट आया था कि यूपी की जनता खुशहाल है और इनकी आय दोगुनी हो चुकी है और आप कह रहे हैं कि काफ़ी तंगी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें कुछ आपको नहीं लगती? देखिए ऐसा है कि जो लोग मतलब जैसे बड़े स्तर के होते हैं, बड़े बड़े लोग बातें करते हैं, अगर धरातल पर देखा जाए तो काम बहुत कम होता है। बातें तो लोग बड़ी कर देते हैं, पेपर में आ जाता है, टीवी पर आ जाता है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर काम कितना है ये तो गांव के लोग, देहात के लोग, जो ग्रामीण हैं, जो बेरोजगार हैं, किसान हैं, उनसे ज़्यादा कोई बेहतर नहीं जान सकता है। प्रदेश की हालत मैं आपसे क्या बताऊं, प्रदेश में लोग जाने से कतरा रहे हैं। जो एक अभी फ़िलहाल में मामला चल रहा है, एक तीसरी लहर भी आने वाली है कोरोना का। कोरोना से लोग इतना आहत हैं कि क्या बताया जाए। कोरोना की एक तो वैक्सीन नहीं लग पा रही है लोगों को कि लोग वैक्सीन लगाकर उसका प्रमाण पत्र लेकर बाहर जाएं, किसी रोज़गार के लिए जाएं, और रोज़गार के लिए भी जाएं तो कहाँ से पैसे लाएंगे जो एक रोजी रोज़गार अपना डाल सकें या फिर काम कर सकें। तो इससे बहुत ज़्यादा मतलब अब लोग हवाई बात कर देते हैं, बात करने से नहीं होगा, धरातल पर उसका ज़रूरत है। बिल्कुल, ये चीज़ें आपने जो बताया कि लोग हवा में बात करते हैं जबकि धरातल पे ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल देखा जा सकता है। गांव के क्षेत्र में अभी भी विकास में कहीं देखा जाए तो ज़रूर इसका सच का आईना अगर देखना हो तो गांव में आना चाहिए और आपको देखना चाहिए कि धरातल पे क्या है। तीसरी लहर की क्या तैयारी है आपके गाँव में अगर देखा जाए तो? देखिए हमारे यहाँ तीसरी लहर की तैयारी बहुत ज़ोर शोर पर है। लोग बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि पहले से तैयार हैं, मास्क और सैनिटाइज़र ले करके, और मतलब गांव में बहुत मतलब जैसे लोग अपना शांतिपूर्वक और दूरी बना करके कोई भी कार्यभार हो, चाहे जिस मान लीजिए किसानी का ही काम था, बोनी थी, बावक था, खाद था, पानी, तमाम लोग मतलब एक सिस्टम बना करके, एक दूरी बना करके कोरोना से लड़ने के लिए अपने आप को जितना बचाव करना था लोगों ने बचाव किया और जारी भी है कि आगे भी इसी मतलब हरकत ना हो पाए। हमारा गाँव भी बहुत सकुशल कोरोना से रहा, शांतिपूर्वक। कोरोना से कोई बीमारी आज तक हमारे गांव में किसी को कोरोना नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे गांव की। क्या लगता है आपको, जैसे आपने बताया कि बिल तो पास होते हैं, बजट बनाए जाते हैं, मगर धरातल पे काम नहीं होता, इसका मेन रीज़न क्या है कि धरातल पे काम क्यों नहीं होता? सरकारें तो बड़े बड़े दावे करती है, बड़े बड़े बिल बनाती है, बड़े बड़े बजट बनाते हैं, मगर धरातल पे काम ना होना, इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? देखिए ऐसा है कि धरातल पर जब तक धरातल के लोग नहीं आएंगे, ज़मीन से जुड़े हुए लोग नहीं आएंगे, लोग आते हैं बड़े बड़े गाड़ियां से घूमते हैं फिर चले जाते हैं, फिर जब चुनाव रहता है तो लोग तो आते हैं, नेता भी आते हैं, विधायक भी आते हैं, तो मंत्री भी आते हैं, लेकिन जब चुनाव बीत जाता है तो फिर नहीं आते हैं लोगों का हाल चाल लेने के लिए, लोगों को राशन मिल रहा है कि नहीं, लोग कैसे जी रहे हैं, लोगों का नाली चक्रोड़ खड़िंजा बना है कि नहीं, लोगों के पास सड़कें हैं कि नहीं, बिजली की भी समस्या है। तो वही मतलब एक हवा में बस बात कर देते हैं कि यह योजना आ गई या लोगों को मिल रहा है। कितना लोगों को मिल रहा है यह एक देखने वाली, सोचने वाली बात होगी कि लोगों को मिल कितना रहा है। अब उनके बूथ स्तर के जो भी हैं कार्यकर्ता, अच्छा जो भी सामाजिक लोग हैं, उनसे जानने के बाद ही मालूम चलेगा कि लोगों की क्या समस्या है। बिल्कुल। जो कोरोना काल का ये तीसरी लहर आने वाली है, सरकार का गाइडलाइन जारी हुआ है कि तीसरी लहर आएगी और अक्टूबर में काफ़ी पीक पे होगा। तो कोरोना काल में जो सबसे बड़ी समस्या सामने निकल के आई है, आप एक समाज सेवी हैं, आपने भी कोरोना काल में बहुत लोगों की मदद की होगी, तो जो सबसे बड़ी समस्या निकल के आई वो कौन सी समस्या रही जो काफ़ी विकट थी? समस्या देखिए अब तीसरी लहर की तैयारी तो ठीक ठाक चलिए, सरकार ने भी बहुत मतलब सक्रियता दिखाते हुए कोरोना की वैक्सीन के लिए भी तमाम सिस्टम बना दिए हैं, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा असर नहीं रहेगा। अगर तीसरी लहर भी कोरोना से आती है तो लोग बहुत एक्टिव हैं, इच्छुक हैं, और लोग बहुत बचाव के लिए अपने मास्क सैनिटाइज़र ले करके और कोरोना से लड़ने के लिए तमाम तैयारियों के साथ एकदम लोग एक्टिव हैं।
आप समाज सेवी के साथ साथ आप गांव में रहते हैं तो किसानी बाड़ी भी करते होंगे। आपको क्या लगता है जो ये किसान आंदोलन चल रहा है, बहुत पुराना हो गया, बहुत सारी बातें भी हो चुकी हैं, आपको क्या लगता है ये जो आंदोलन चल रहा है ये किसानों के साथ या सरकार का जो भी वार्ता नहीं हो पा रही है, इसका मेन रीज़न क्या है और ये आंदोलन इतना लंबा खींच क्यों रहा है? देखिए ऐसा है कि हम तो जीवन बात है कि हम तो कभी किसानों के साथ खड़े ही नहीं हुए, तो उनके दुख दर्द को हम नहीं बता सकते। लेकिन एक बयां बस देखने के बाद महसूस होता है कि 8-10 महीने किसान रोड पर बैठे हुए हैं, किसी अपने मुद्दे बात को लेकर के अड़े हुए हैं। तो सरकार को कहीं ना कहीं उन किसानों की बात सुन लेनी चाहिए, जाकर समझनी चाहिए कि हाँ आखिर किसान इतने हताश क्यों बैठे हैं। 8-10 महीने हो गए भूख में, प्यास से, ठंडी में, बरसात से, गर्मी से लेकर किसान क्यों इतना मतलब ये है। देखिए ऐसा है कि जो भी बड़े बड़े लोग हैं, चाहे जो भी बहुत बड़े अडानी अंबानी या बहुत बड़े नेता जो हैं, वो दाल चावल रोटी यही किसान के ही खेतों से उपजाए हुए चावल राशन को खाते हैं। तो उनकी बात में हमको जहाँ तक ये कि किसानों से बात कर लेनी चाहिए, किसानों की बातों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो आज तो किसान देखिए 8-10 महीने से किसान बहुत मतलब मजबूर हैं, उनके ऊपर लाठियाँ चलाई जा रही हैं, तमाम ये है। तो अभी देखिए सरकार क्या उनकी कर रही है। बिल्कुल, आपने कहा रोजगार को लेकर काफ़ी युवा भी रोजगार भी धरना पे हैं, किसान भी धरना पे हैं। ऐसा क्या है रीजन जो किसान भी धरने पे हैं, युवा बेरोजगार के लिए धरने पे हैं, जो सरकारी नौकरी जो खुद संविदा पे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे नौकरी कर रहे हैं वो खुद धरने पे हैं। तो ऐसी स्थितियाँ क्यों उत्पन्न हो रही हैं सामने, और सरकार के सामने ऐसी चुनौतियाँ जो आ रही हैं उसको फेस करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, आपको क्या लगता है ऐसा? देखिए ऐसा है कि जो संविदा पर आपने बात कहा कि संविदा पर जो लोग हैं वो भी मतलब जैसे कि धरना पर बैठ रहे हैं। देखिए धरना बैठने की एक बात ये हो जाती है कि एक लोग मुद्दा बना लेते हैं कि किसी चीज़ को लेकर के धरने बैठने से नहीं होगा। पहले जो भी चीज़ें आ रही है आप उससे लड़िए। मैं भी बेरोजगार हूँ, मुझको भी रोजगार चाहिए। तो ये नहीं कि बस मैं धरने पर बैठ जाऊँगा तो मुझको रोजगार मिल जाएगा। हमको सरकार को पहले देखना चाहिए कि सरकार हम किसकी बना रहे हैं, कौन काम करने वाला है, कौन रोजगार देने वाला है। पहली तो गलती हम लोग करते हैं, सरकार बनाते हैं और सरकार जब बना देते हैं उसके बाद रोजगार मांगने लगते हैं। रोजगार देने वाले को आप सरकार बनाइए ना। और रोजगार अगर मांग भी रहे हैं आप तो एक नियम तरीके से मांगिए। अब बताइए सरकार को बीते हुए 4.5 साल पौने 5 साल होने जा रहा है, सर पे चुनाव है। एक पेपर अभी हाल ही में पेट का हुआ था। अब पेट के बाद पेट का रिजल्ट कब आएगा? यूपी ट्रिपल एससी पेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिजल्ट कब तक आएगा, विज्ञापन कब तक जारी होगा, तब तक सरकार का आचार संहिता लग जाएगा। ये सब सर तमाम है योजनाएं। लेकिन देखिए यूपी की जनता क्या। बिल्कुल, मैं आपके गांव से और आपके ज़मीनी स्तर से एक मैं सवाल करता हूं। ये सड़क जो बाबा गैस एजेंसी और घोसी के लिए जाती है, मेन रोड है अगर ये देखा जाए, और ये बाबा गैस एजेंसी से और घोसी और प्राइमरी पाठशाला तक पूरी तरह से जर्जर और ख़राब है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए आप लोग समाज सेवी होने के साथ साथ इसके लिए क्या आपने किसी को लिखित दिया, किसी कोई आंदोलन करने का कोशिश किया, चाहे लोगों से आपने बात किया, क्या इस पर आप कहना चाहेंगे? देखिए इस पर हम लोग बहुत एक्टिव थे। जब ये सड़क बनाई जा रही थी तो ये नदवा सराय से आगे चिरैया कोट से होते हुए सीधे बेलथरा के लिए बिल पास हुआ था। लेकिन बीच में जो भी इसके टेंडर लेने वाले ठेकेदार थे, अब उसमें पता नहीं क्या इन लोगों में हुआ कि कैसे गपट कर लिए कि बीच का ही रास्ता यहाँ से करीबन गैस एजेंसी का जो नाम आप लिए वहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर बड़ी नहर तक छोड़कर मनकापुर से लोग बना कर लेके चले, ताकि बहुत समस्या लोगों को झेलनी पड़ती है यही बगल में। यही अगर रोड 2 किलोमीटर बन जाता तो मैं अपने आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ उन टेंडरों के पास, ठेकेदारों के पास जाती है, तो अधिकारियों के पास जाती है, तो इसको थोड़ा सा गहराई से लेते हुए इस रोड को मरम्मत करा दें, ताकि आने वाले समस्या, बरसात का मौसम चल ही रहा है, बहुत से लोगों को परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। कहीं ना कहीं 1-1, 2-2 दिन पर वहाँ पर एक्सीडेंट बार बार होता है। बिल्कुल, ये सही चीज़ है कि परेशानियाँ और काफ़ी ये तो है कि सड़क सारी गड्ढा मुक्त होनी चाहिए थी, मगर यहाँ पे गड्ढा बिल्कुल है और काफ़ी इस वजह से हालात भी बहुत ख़राब हो जाते हैं और लोगों के गिर जाते हैं, एक्सीडेंट होना, ये सारी सूचनाएं रोज़ मिलती रहती हैं। आप जिस गांव से रहते हैं उस गांव में हिंदू भी निवास करते हैं और मुस्लिम भी निवास करते हैं, बट आजकल देखे होंगे कि एक ट्रेंड चला है, और ट्रेंड भी कह सकते हैं, और चाहे जो भी हैं कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, और आपके गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों निवास करते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों लोग एक आपसी भाईचारे से मिल के हम लोग रहा जाता है। हिंदू और मुसलमान की जो बात लोग करते हैं, हिंदू मुसलमान एक साइकिल के 2 पहिया हैं। अगर एक पहिए को निकाल दिया जाए तो साइकिल नहीं चलाई जा सकती है। आप ही सोचिए। तो हिंदू मुसलमान की बात लोग केवल इसलिए करते हैं कि सरकार बनाने के लिए, वोट बैंक के लिए, और मतलब अपना फ़ायदे के लिए।
नहीं तो अगर हमारे यहाँ बीते मुहर्रम जो बीता है बहुत काफ़ी शांतिपूर्वक बीता है, कोई इसमें भेदभाव नहीं था। और ये ईद बकरीद भी आती है तो हम लोग, क्योंकि देखिए हम खुद हिंदू हैं, लेकिन हमारे यहाँ भी सर सेवैयाँ जो भी उसका मीठ पवदान रहता है, प्रसाद जाता जाता है, और हम लोग के यहाँ से भी उन लोगों के पास जाता है। हमारे यहाँ आज तक ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी कि हिंदू मियाँ का नाम कोई ले। अब बीच के बिचौलिया 2-4-10% हमारे में भी हैं, उनके में भी हैं जो हिंदू मियाँ के नाम लेते हैं, और जगह जगह हर गांव की यही बात है। लेकिन हमारे यहाँ हर गांव से अलग हट के एक शांति व्यवस्था बना के हम लोग रखते हैं, और मिल बांट के सब लोग अपना धर्म निभाते हैं। क्या लगता है आपको कि हिंदू मुस्लिम का अगर मान लीजिए इनका बंटवारा कर दिया जाए और चाहे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा राजनीति किया जाए, तो क्या देश में शांति रहेगी और क्या इसमें देश का सही विकास हो पाएगा? नहीं, कभी भी नहीं हो पाएगा। अगर के हिंदू मुसलमान का बंटवारा कर दिया जाए तो कभी हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितने इस देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदुओं ने अपनी आहुति दी है, अपनी बलि दी है, उससे कहीं ज़्यादा, कहीं कम भी नहीं तो कहीं ज़्यादा भी नहीं, मुसलमानों ने भी इस देश को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति बलि दी है। तो मैं समझता हूँ कि अगर मुसलमानों को यहाँ से हटा दिया जाए या फिर यहाँ से कहीं भेज दिया जाए तो ये गांव, ये घर सूना हो जाएगा। फिर किससे सेवैया पिया जाएगा, फिर किससे मिला जाएगा, फिर किसके यहाँ जाया जाएगा, तो ये संभव नहीं है। और चूँकि होने भी नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुसलमान मिल के रहना ही अच्छी बात है। आज त्यौहार की बात हो रही तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है। इस अवसर पर एक समाजसेवी होने के नाते आप पूरे ग्रामवासियों को और सभी क्षेत्रवासियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, आज श्री कृष्ण भगवान का जो भी मतलब पर्व मनाया जाता है, ये काफ़ी उत्साह से भरा श्री कृष्ण भगवान का पर्व जन्माष्टमी मनाया जाता है। मैं अपने ग्रामवासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की और बीते मुहर्रम की और सावन की हार्दिक शुभकामनाएं अपने ग्रामवासियों एवं क्षेत्रवासियों को देता हूं कि शांतिपूर्वक व्यवस्था बना के और जन्माष्टमी मनाया जाए, ताकि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान बचपना में तो तकलीफ़ देवे नहीं किए, तो अब तो भगवान हम लोगों के हैं, तो अब वो किसी को तकलीफ़ नहीं देने, तो हम इंसान हो के किसी को तकलीफ़ देने के हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। ये थे हमारे साथ राम प्रवेश यादव जी, समाज सेवी, जामडी के से बिलोंग करते हैं। काफ़ी अच्छी सोच रखते हैं और काफ़ी अच्छा अनुभव बताया, काफ़ी अच्छी चीज़ों को शेयर किया इन्होंने कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जिन पे बातें होनी चाहिए, इन पे बातें ना होनी चाहिए, बात होनी चाहिए मुद्दे पे, सड़क पे बात होनी चाहिए, रोज़गार की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, लाइट की बात होनी चाहिए, गरीबों की बात होनी चाहिए, किसान की बात होनी चाहिए। मगर कुछ अराजक तत्व हैं, दोनों ही वर्ग में अराजक तत्व हैं, जो इनसे ध्यान भटकाने के लिए बस हिंदू मुस्लिम का नारा लगाकर और देश को गुमराह करने का, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये बिल्कुल सराहनीय पहल होगी कि हम आपस में मिल बांट कर रहें और विकास की बात करें, शिक्षा की बात करें, क्योंकि जब शिक्षा होगा तभी विकास होगा, और जब गाँव का विकास होगा तो ब्लॉक का विकास होगा और ज़िले का विकास होगा और कहीं ना कहीं देश का विकास होगा। ये थे हमारे साथ राम प्रवेश यादव जी। मैं संजय यादव, नमस्कार।